पीहर से लौटते समय जैसे ही बाबूजी विदा करने लगे, मन भारी हो उठा। ऐसा लगा कुछ दिन और रह जाऊं, उनके सुख दुख बांटूं, उन्हें अपने हाथों से पकाकर खिलाऊं, उनके बिखरे घर को संवारूं। इन 13 दिनों में जितना कर सकती थी मैंने किया था। मेरे मना करने के बाद भी जाते जाते अम्मा मेरी पसंद की हर चीज पकाकर खिला ही देती थी। अगर मैं ना खा पाती तो बांध कर दे देती थी। दोनों माँ बेटी के बीच बातों का लंबा सिलसिला तब तक चलता जब तक बाबूजी झिड़क कर सोने पर मजबूर नहीं कर देते थे। वह समझ नहीं पाते थे कि जब तक हम अपने मन की हर बात कह सुन नहीं लेंगे नींद नहीं आएगी। पर कहाँ रह पाती थी मैं तब। अपने घर के 100 झमेले याद आते थे। बच्चों को कॉलेज भेजना, सास ससुर के लिए भोजन और दवा दारू का प्रबंध करना सब मेरे ही जिम्मे तो था। सामान अटैची में डालते हुए ध्यान आया बाबूजी की स्वेटर निकाल दूं। बड़ा संदूक खोलकर मैं रजाई और स्वेटर निकाल लाई थी। अम्मा भी सर्दियों से पहले ही पूरी तैयारी करवा लिया करती थी। बाजार जाकर शहद बादाम आंवले का मुरब्बा लाकर सिरहाने वाली अलमारी में रख कर बाबूजी को मैंने समझा दिया था कि कौन सी चीज कहाँ रखी है। अबोध बालक की तरह सिर हिलाते बाबूजी तब कितने दयनीय हो उठे थे। उनसे दूर जाते हुए आंखें ले घुटी। सब प्रयास रोक आंसू खुद ब खुद बहने लगे थे। तब निखिल के स्वर कानों में पड़ा था, दिल्ली और गाजियाबाद में दूरी ही कितनी है, जब जी चाहे चली आना। उनकी सांत्वना से मन हल्का हो गया था। फिर भी घर लौटकर किसी काम में मन नहीं लग रहा था। मैं जितना अपने आप को यहाँ पर समायोजित करने का प्रयास करती, उतना ही मन पंख लगाकर बाबूजी की टोह लेने के लिए प्रयासरत रहता। वह जीवन की सांधे की इस बेला में अपनी अर्धांगिनी के बिछोह का दुख कैसे स्मरण कर रहे होंगे। अम्मा जी बाबूजी का साथ तो दिया बाती के समान था। पति की परछाई बनी अम्मा प्रति पल प्रति क्षण जैसे उनके लिए ही तो जीती थी। यादों को समेटने का प्रयास करते हुए मन अतीत में भटकने लगता था। और निर्बाध कुलाचे भरता मन कभी उस लिपे पुते आंगन की ओर दौड़ता तो कभी उन गलियों और चौबारों में जहाँ कभी मेरे बचपन के सुनहरे दिन बीते थे। मेरे मायके में कभी धनाभाव नहीं रहा। बाबूजी सरकारी अफसर थे, अच्छा खासा रुतबा था, खासी आय थी, सबके साथ उन्हें मान प्रतिष्ठा भी मिली थी। स्वाभिमानी बाबूजी ने कभी भी किसी संबंधी से सहायता नहीं ली। अपने दोनों बेटे को पढ़ाया और इंजीनियर बनाया। मेरा ब्याह भी उन्होंने अपने ही बलबूते पर किया था। दरवाजे पर अपनी गाड़ी खड़ी रहती और सरकारी जीप पोर्टिको में रहती, जिसे सरकारी काम के लिए ही उपयोग में लाया जाता था। अम्मा राज रानियों का सा जीवन बिताती थी। बाबूजी के सहकर्मियों की पढ़ी लिखी पत्नियों के बीच उठती बैठती सौम्य और शालीन अम्मा को देखकर मन शंकित हो उठता था कि क्या यह वही अम्मा है जिन्होंने कभी 8वीं जमात से आगे पढ़ाई नहीं की। 3-3 नौकर सलाम ठोकते तो बाबूजी का दैदीप्यमान चेहरा खिल उठता था। लेकिन सेवा निवृत्त होने के बाद इंसान का वह रौब नहीं रहता, चाहे कोई कितना ही बड़ा अफसर क्यों न रहा हो। हाँ, आदमी के पास अपने 4 पैसे हों तो उसका सिर ऊंचा रहता है, और अम्मा का व्यक्तित्व भी तो ऐसा ही था। धन संपदा के नाम पर बेटों से कभी कुछ नहीं लेती थी, लेकिन मान सम्मान में कोताही बर्दाश्त नहीं करती थी। तभी तो दोनों भाई और भाभी उनके इर्द गिर्द चक्कर काटते रहते थे। पर बाबूजी उतने दबंग नहीं है। अब अम्मा की समय जैसा आदर मिलता भी होगा या नहीं कैसे जान पाती। मुझे यहाँ आए हो 8 महीने हो गए थे, पर अभी तक मैं सामान्य नहीं हो पाई थी। कल पिताजी माँ को शिकायती लहजे में कह रहे थे, ना जाने क्या हो गया है बहू को, किसी काम में दिल ही नहीं लगता है उसका, हर समय गुमसुम सी बैठी रहती है। अजी माँ तो हमारी भी गुजरी थी, पर हम यूँ पागल नहीं हो गए थे। 8-10 दिन पीहर में रहकर सामाजिकता निभाई थी और अपने घर के होकर रह गए थे। एक यह है, आंगन में मेरी पदचाप सुनकर उनका स्वर धीमा हो गया। जी में आया कह दूं कि मेरे बाबूजी आपकी तरह दबंग नहीं है, जो बहू बेटे की सेवा मिले उन्हें ले। आप लोग तो दबंग है, तभी तो इतना बोल लेते हो। मेरे बाबूजी को तो अपना हक मांगना भी नहीं आता, लेकिन कहकर मधुमक्खियों के छत्ते में हाथ थोड़ी ना डालना था। बाबूजी से नियमित रूप से बातचीत होती थी, फिर भी बहुत कुछ अनकहा रह जाता था। एक बार उनसे मिलकर आने का मन करता रहा था, पर कैसे जाती, बिना किसी प्रयोजन के ससुराल से अनुमति मिलती भी कैसे। फिर निखिल को तो हमेशा से ससुराल से दूरी बनाए रखना ही पसंद है, अगर प्रत्यक्ष या परोक्ष में कुछ सुना गए तो। एक दिन बाबूजी की चिट्ठी आई, लिखा था, तेरे बड़े भैया की पदोन्नति हुई है। तेरी माँ को बहुत इंतजार था इस दिन का। यह शुभ दिन आए तो सभी निकट संबंधियों को प्रति भोज करवाए। उन्होंने आगे लिखा था, तेरी माँ तो रही नहीं, अभी सारी औपचारिकताएं तुम बच्चों को ही पूरी करनी है।
बेटी और दामाद का प्रतिभोज में होना बहुत जरूरी है। चिट्ठी पढ़ते ही मैंने तैयारी शुरू कर दी थी। निखिल से अनुमति नहीं ली, बस जाने की सूचना दे दी थी। बेचारे बाबूजी इनकी आव भगत में लगे रहते हैं और ये यूं तुनक रहते हैं जैसे कहीं के कलेक्टर हों। अम्मा थी तो अलग बात थी, अब क्या मालूम वैसा सत्कार मिल पाएगा भी या नहीं। कहीं भाई भाभीओं ने निरादर किया तो निखिल की नज़रों में तो गिरूंगी ही। माँ और पिताजी भी ताने दे देकर मेरा कलेजा छलनी कर देंगे। ये सोचकर तय किया कि अकेले ही चल देती हूँ। कोई कहता है तो कहा करे, इतने बरसों में अब तो आदत सी हो गई है। सामान रखते ही पूरा परिवार मेरे पास सिमट आया था। दोनों भाइयों के गले लगकर मन भारी हो गया था। आंगन में खटोले पर बैठी सफेद साड़ी पहनी अम्मा का स्नेहिल चेहरा याद करके आंखें बनीली हो उठी। दोनों भाभियां भी पुराने आवई के साथ मेरे गले लगी तो महसूस हुआ कि सब कुछ वैसा ही है माँ के समय जैसा। उनसे मिल लेने के बाद मैं अम्मा जी बाबूजी के कमरे में आ गई। मटमैले कपड़ों में लिपटी बाबूजी की कृश काया देखकर मन तिरोहित हो उठा। पलंग पर बैठी तो धूल का गुब्बार सा उठा, ऐसे जैसे कई दिनों से किसी ने चादर ही ना झाड़ी हो। कमरों के कोनों में लटके मकड़ी के जाले और मेज कुर्सी पर जमी धूल को देखकर यह समझते देर नहीं लगी थी कि बाबूजी का अस्तित्व एक पायदान के समान होकर रह गया है। उनका उदास चेहरा देखकर लगा गले में कुछ अटक कर रह गया है। आगे की कहानी पढ़िए अगले भाग में। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए। Thank you so much for watching.